हेलो एवरीवन, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार कक्षा 6 से 12 तक और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बेहद ज़रूरी हैं। हर एग्जाम में इनसे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम मौलिक अधिकारों को सरल भाषा और ट्रिक्स के जरिए समझेंगे। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो भारत के नागरिकों को संविधान के द्वारा दिए गए हैं। ये हमारे जीवन को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वतंत्र बनाने का कार्य करते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं वे भारत के संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए गए हैं। ये मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक के जीवन को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वतंत्र बनाने का कार्य करते हैं। तो आप सभी समझ गए होंगे कि जो मौलिक अधिकार है वे क्या कार्य करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी आपने जाना मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। अब हम मौलिक अधिकारों के बारे में जो बेसिक जानकारी है उसे जानते हैं। वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 मौलिक अधिकार हैं, परंतु हमेशा से मौलिक अधिकार 6 नहीं थे। 1950 में संविधान लागू हुआ था। उस समय मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी वो 7 थी। कितनी थी? 7 थी। एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसे 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, कौन सा? 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि जो संपत्ति का अधिकार है उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया था और उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संपत्ति का जो अधिकार है वो कौन सा अधिकार है। तो आपको याद रखना है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार है। तो आपसे एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो कानूनी अधिकार कब बना था। तो आपको याद रखना है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उस टाइम पर बना था, ठीक है। जो मौलिक अधिकार हैं वो भारत के संविधान भाग 3 में निहित हैं और भाग 3 को मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाता है इसी से रिलेटेड कि भारत का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि भारत का जो मेग्ना कार्टा है वो संविधान भाग 3 को कहा जाता है। जो मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो किस अनुच्छेद में हैं। तो मौलिक अधिकार 12 से लेकर और 35 तक अनुच्छेद में वर्णित हैं, ठीक है। जो हमारे मूल अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आपसे इसी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो मूल अधिकार हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो हमारे मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, ये अभी आपको बताया था। जो संपत्ति का अधिकार है वो अब कानूनी अधिकार है, जो कि 44वां संशोधन 1978 में हुआ था। तो आपको ये याद रखना है। तो ये थी आपकी मौलिक अधिकारों के बारे में सामान्य जानकारी, जो कि आपको पता होना चाहिए था। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकारों को याद करने की एक ट्रिक है। ट्रिक का नाम है सस्ता शोध सांसद। इस ट्रिक को आपको 2 या 3 बार याद कर लेना है। सस्ता शोध सांसद, सस्ता शोध सांसद, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जो सस्ता है उसे पहले लेंगे। सस्ता में जो सा है, सा से हो जाएगा समता का अधिकार, ठीक है। सा से हो जाएगा समता का अधिकार। आपको एक या 2 बार इसे फेल लेना है, फिर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो सस्ता में जो सा है वो समता का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सस्ता से जो स्ता है उससे हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इसमें भी आधा सा है और इसमें भी आधा सा है, तो इससे हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्ता से हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। तो सस्ता से 2 मौलिक अधिकार हमको मिल चुके हैं। सा से समता का अधिकार
और स्ता से हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। फिर उसके बाद आता है शोध, ठीक है। फिर आप शोध को ले लीजिए, शोध में जो शो है उससे हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर उसके बाद जो धा है उससे हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर उसके बाद है सांसद, ठीक है। सांसद में जो शान है, शान से हो जाएगा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। फिर उसमें जो सद है उससे हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। जो सस्ता है उससे समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। फिर उसके बाद जो सो है उससे हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर धा से हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर शान से हो जाएगा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। फिर हो जाएगा सद से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आप इसे 2 या 3 बार फेल लेते हो तो आपको 6 जो मौलिक अधिकार हैं उनके नाम याद हो जाएंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मुझे आशा है कि आपको जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनके नाम याद हो गए होंगे। तो आगे चलते हैं। अब हम जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनको एक एक करके डिफाइन करने वाले हैं। सबसे पहला आता है समता का अधिकार। जो समता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से और 18 तक है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाता है कि जो समता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो आपको याद रखना है समता का जो अधिकार है वो 14 से और 18 अनुच्छेद तक वर्णित है। तो सबसे पहले आता है आपका अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता, ठीक है। जो अनुच्छेद 14 है उसमें कानून के समक्ष समानता है। जो कानून है उसकी नजरों में सभी जो नागरिक है वो समान माने जाते हैं। तो अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून की नजरों में सभी नागरिक समान हैं। जो कानून है वो किसी भी नागरिक के प्रति कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के प्रति धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारा अनुच्छेद 15 कहता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में है रोजगार में अवसर की समानता। जो रोजगार है उसमें अवसर की समानता होगी। तो अनुच्छेद 16 कहता है कि सरकार की जो नौकरियां निकलेंगी उसमें सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। परंतु इसमें भी एक विभेद है। कौन सा विभेद? जो SC ST है, SC ST और OBC हैं और उनको इसमें आरक्षण प्रदान किया जाता है। तो अनुच्छेद 16 की एक विभेद भी है, ठीक है। एक तरफ तो हमारा संविधान वो कहता है कि सभी नागरिकों को सरकार की जो नौकरियां हैं उनमें समानता दी जाएगी, परंतु एक तरफ जो SC ST OBC हैं उनको आरक्षण प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 16 का जो एक विभेद इस प्रकार भी है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 17, ठीक है। अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत का अंत। जो अस्पृश्यता है उसका अनुच्छेद 17 अंत करता है। तो अनुच्छेद 17 में है छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 17 में क्या वर्णित है, तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 17 से एक प्रश्न पूछा जाता है कि अनुच्छेद 17 में किसका अंत किया गया है, तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया गया है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि छुआछूत का जो अंत है वो किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपको दोनों प्रकार से याद कर लेना है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, ठीक है। जो अनुच्छेद 18 है उसमें उपाधियों का अंत किया गया है। इसे आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हो, जो ऊ है उसे आप इस ऐसे कर ले तो ये 8 बन जाएगा और 8 से 18 कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हो। 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। जो सरकारें हैं वे किसी भी प्रकार की नागरिकों को कोई भी उपाधि नहीं देंगे, ठीक है। जो राष्ट्रपति के द्वारा सेना पुलिस में जो वीर गति प्राप्त होते हैं उन्हें सम्मान दिए जाते हैं,
वो अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो राष्ट्रपति सम्मान देते हैं वे किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो शहीद सैनिक होते हैं उनको जो सम्मान है वो प्रदान किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का जो अंत है वो किया गया है। एक बार इसे फेल लेते हैं। समता का अधिकार जो कि 14 से 18 अनुच्छेद तक वर्णित है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता प्रदान की गई है। कानून सभी नागरिकों को समान दर्जे से देखता है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है रोजगार में अवसर की समानता। जो सरकार की नौकरी होंगी उसमें सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत का अंत। ठीक है, अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। ठीक है, जो उपाधियां हैं उसका अनुच्छेद 18 अंत करता है। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से और 22 तक निहित है। ठीक है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह 19 से और 22 तक निहित है। अनुच्छेद 19 में है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 19 कहता है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका अधिकार सभी नागरिकों को प्रदान किया गया है। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद ए। ठीक है, अनुच्छेद ए जो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है इसी के अंतर्गत ABCDEF सभी जो अधिकार है वो आ जाते हैं। तो अनुच्छेद 19 ए कहता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रत्येक नागरिक को भाषण और अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उसके बाद आता है अनुच्छेद बी। अनुच्छेद बी कहता है शांतिपूर्ण तरीके से जमा होने और सभा करने का जो अधिकार है वो सभी नागरिकों को प्रदान किया गया है। आप शांतिपूर्ण तरीके से जमा हो सकते हो और सभा कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद सी कहता है संगठित होने का अधिकार। आप संगठित हो सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद अनुच्छेद डी कहता है भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। आप भारत में कहीं भी आ जा सकते हो, उसकी फुल स्वतंत्रता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद ई भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता। आप भारत के किसी भी हिस्से में रह सकते हो और बस सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आता है अनुच्छेद एफ। अनुच्छेद एफ है कोई भी पेशा चुनने व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, आप इन्हें इस प्रकार से भी याद कर सकते हो जैसे कि मैंने सड़क पर एक भाषण दिया। ठीक है, मैं एक सड़क पर भाषण दे रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, अगर मैं भाषण दूंगा तो वहाँ पर लोग जमा होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर लोग जमा हो गए और लोग जमा हो गए तो एक सभा जो सभा का रूप है वो ले लेगी। ठीक है, मैंने भाषण दिया, वहाँ पर मुझे देखकर कई लोग जमा हो गए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद संगठित होने का कार्य होगा। जो मैंने भाषण दिया, मैंने जो विचार व्यक्त किए उनसे कई लोग सहमत हो गए और वे संगठित हो गए। ठीक है, मेरे साथ वो आ गए। फिर उसके बाद क्या होगा, लोग संगठित हो गए। फिर लोग संगठित हो गए, भारत में कहीं भी आने जाने की जो स्वतंत्रता है वो। ठीक है, मेरा विचार जैसे कि मैंने अपना जो भाषण है वो गाँव में दिया और लोग मेरे मेरे विचारों से प्रभावित हो गए। तो भाई मेरे विचारों से लोग प्रभावित हो गए तो लोग कहेंगे कि भाई इन विचारों को दूसरे गांव में भी तो ले जा सकते हैं हम, तो हम भारत के कहीं भी किसी भी हिस्से में आ जा सकते हैं। तो लोग संगठित हुए तो जो मेरे विचार हैं वो दूसरे देश के दूसरे हिस्से में जाने लगे। उसके बाद क्या होगा, मेरे जो विचार है वो आने जाने लगे। फिर भारत के किसी भी हिस्से में, ठीक है, भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का जो अधिकार है वो होगा। मैंने भाषण अपने गांव में दिया और जो मेरे विचार है वो एक मेरे गांव से कहीं दूसरे गांव में जाने लग गए। ठीक है, अब मुझे क्या होगा, मुझे अपने विचारों को और फैलाने के लिए किसी अंत स्थान पर कुछ दिन रहना पड़ेगा या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं वहाँ पर ही बस जाऊँ। तो मुझे जो बसने की स्वतंत्रता है, रहने की जो स्वतंत्रता है वो होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या होगा, भाई मैं कहीं अंत बस गया तो भाई मुझे पेशा चुनने का जो अधिकार है वो तो होना चाहिए, मुझे नौकरी चुनने का अधिकार है वो होना चाहिए, मुझे व्यापार करने का जो अधिकार है वो होना चाहिए। तो आप इस प्रकार से इन्हें याद कर सकते हो। ठीक है, एक बात और बोल देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक भाषण दिया, भाषण दे दिया, उसके बाद मेरे भाषण को सुनकर लोग जमा हो गए। जो मैंने भाषण दिया था, मेरे विचार थे,
उससे लोग संगठित होने लगे तो भारत में कहीं भी आने जाने की जो स्वतंत्रता है वो मिल गई। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मुझे रहने और बसने की जो स्वतंत्रता है वो मिलनी चाहिए। उसके बाद मुझे कोई भी नौकरी पेशा या व्यापार चुनने की जो स्वतंत्रता है वो मिलनी चाहिए। तो आप इस प्रकार से अनुच्छेद 19 को याद कर सकते हो। फिर आता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध कर भी दिया है तो उसको भी कुछ संरक्षण संविधान प्रदान करता है। पहला संरक्षण है, एक अपराध हेतु सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी। किसी भी व्यक्ति ने कोई चोरी कर ली है तो उसे सिर्फ एक बार ही चोरी की सजा मिलेगी। अगर उसने एक बार ही चोरी की है तो उसे एक बार ही चोरी की सजा मिलेगी, ठीक है, उसे दोबारा कोई सजा नहीं मिलेगी। उसके बाद आता है अपराध के समय वाले कानून के अनुसार सजा मिलेगी, ठीक है। जैसे कि किसी ने कोई बड़ा क्राइम कर दिया है, ठीक है, 10 दिन पहले किसी ने कोई बड़ा क्राइम कर दिया तो उस टाइम पर उसे तो सिर्फ छोटी मोटी सजा थी। जैसे कि मान लो कि उसे 10 साल की सजा थी उस टाइम पर 10 दिन पहले, तो उसे जो सजा थी वो थी 10 साल की, ठीक है। और सुनवाई उसकी आज हुई है तो आज हमने उसमें फेरबदल करके उसी जुर्म की हमने उस सजा को बढ़ाकर उम्र कैद कर दिया है। तो उस व्यक्ति को जो पहले सजा थी वही मिलेगी, अर्थात उसे 10 साल की ही सजा मिलेगी, ना कि उसे उम्र कैद होगी, ठीक है। तो उसे अपराध के समय वाले कानून के अनुसार ही सजा मिलेगी। फिर अगला है, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसे अपना पसंद का वकील चुनने का पूर्ण अधिकार होगा। वो स्वयं ही अपने विरुद्ध कोई भी गवाही नहीं दे सकता। तो जो 3 संरक्षण थे वो हमारा कानून एक अपराधी को प्रदान करता है। पहला है, एक अपराध हेतु सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी। सेकंड है, अपराध के समय वाले कानून के अनुसार ही सजा मिलेगी। थर्ड है, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो आप अनुच्छेद 20 समझ गए होंगे। अगला है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 है जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। जो अनुच्छेद 21 है इसे सरकार आपातकाल में भी नहीं आपसे छीन सकती, ठीक है। जो जीवन की रक्षा है अर्थात प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। इसे आपसे सरकार भी नहीं छीन सकती। चाहे पूरे देश में आपातकाल लग जाए कोई भी दिक्कत नहीं है, अनुच्छेद 21 तब भी लागू रहेगा। तो अनुच्छेद 21 कहता है कि प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 21 हो गया। फिर अगला है अनुच्छेद 21 ए, ठीक है। अनुच्छेद 21 ए है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 ए कहता है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा का पूर्ण अधिकार है। जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा सरकार प्रदान करती है। अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। अगला है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में है अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार, ठीक है। जो सजा पाए लोग हैं उनको भी कुछ अधिकार हमारे जो संविधान है वो प्रदान करता है। देखिए, सबसे पहला है हिरासत में लेने का कारण पूछने का अधिकार, ठीक है। जो आरोपी है उसे पूर्ण अधिकार है कि उसे क्यों हिरासत में लिया गया है वो पूछ सकता है। तो ठीक है, उसे अनुच्छेद 22 ये अधिकार प्रदान करता है कि वो पूछे कि मुझे क्यों हिरासत में लिया गया है, उसका कारण वो पूछ सकता है। उसके बाद है 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना। अगर किसी को पुलिस गिरफ्तार करती है तो पुलिस को 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को दंडाधिकार अर्थात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ये अधिकार उस व्यक्ति को प्रदान किया गया है, ठीक है। और अगला है पसंद के वकील से सलाह लेने का जो अधिकार है वो प्रदान किया गया है। किसी पर आरोप लगा है वह अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकता है। ये जो अधिकार है वो अनुच्छेद 22 हमें प्रदान करता है। तो पहला है हिरासत में लेने का कारण पूछने का पूर्ण अधिकार उस व्यक्ति को होगा। अगला है 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश पुलिस को करना होगा। अगला है पसंद के वकील से सलाह लेने का जो अधिकार है वो होगा। तो ठीक है, ये 3 अधिकार अनुच्छेद 22 में वर्णित थे।
अगला है हमारा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से और 24 तक वर्णित है। अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यवहार और बदुआ मजदूरी पर रोक। जो मानव है उसके प्रति कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। ठीक है। अगला है बदुआ मजदूरी पर रोक। अब ये बदुआ मजदूरी क्या होती है उसे आपको एक उदाहरण के तौर पर समझना होगा। जैसे कि एक गरीब किसान है, गरीब किसान ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एक साहूकार पैसे ऋण लिया। ठीक है। अब जो गरीब किसान है वो टाइम पर साहूकार को ऋण नहीं चुका पाया, तो उस साहूकार ने गरीब किसान को ऋण के बदले अपने यहाँ पर काम पर रख लिया, अर्थात उससे जबरदस्ती काम करवाने लगा। तो उसे ही बदुआ मजदूरी कहा जाता है। हमारा जो अनुच्छेद 23 है वो बदुआ मजदूरी पर पूर्ण तरीके से रोक लगाता है। जो बदुआ मजदूरी है एक तरह से गलत है। ठीक है। तो अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बदुआ मजदूरी पर पूर्ण तरीके से रोक लगाता है। ठीक है। जो बेगार है वो अनुच्छेद 23 पूरी तरीके से बैन करता है। अगला है हमारा अनुच्छेद 24। ठीक है, आप इसे अनुच्छेद 24 कर लेना। अनुच्छेद 24 कहता है जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर पूर्ण तरीके से रोक। जो बच्चे 14 या 16 साल के हैं, उनसे कम उम्र के हैं, उन सभी बच्चों को जोखिम वाले कामों में मजदूरी नहीं कराई जाएगी। जैसे कि ईंटों के भट्टे पर कोई भी 16 या 14 साल का बच्चा या इससे कम उम्र के बच्चे को काम नहीं कराया जाएगा। ये अनुच्छेद 24 कहता है जो जोखिम वाले काम होते हैं उनको बच्चे से नहीं कराया जाएगा। अगर कराया जाता है तो उस व्यक्ति के प्रति कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है। तो अनुच्छेद 24 में है जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर पूर्ण तरीके से रोक है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से और 28 तक निहित है। अनुच्छेद 25 कहता है आस्था और प्रार्थना की आजादी। ठीक है। आप किसी भी धर्म में आस्था रख सकते हो, आप किसी से भी प्रार्थना कर सकते हो, आपको पूर्ण तरीके से आज़ादी है। इस पर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है। आप किसी भी धर्म में आस्था रखो और प्रार्थना करो, आपको पूर्ण आज़ादी रहेगी। आपका अनुच्छेद 25 ये कहता है। अगला है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 है धार्मिक मामलों के प्रबंधक। ठीक है। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक मामलों के प्रबंधक, अर्थात धार्मिक आयोजनों की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति धार्मिक आयोजन करा सकता है, उसको पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 26 के अनुसार। अगला है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता, अर्थात 27 कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति या संस्था से कर नहीं ले सकती जो कि किसी विशेष धर्म की वृद्धि के लिए धन खर्च कर रहा है। अर्थात इसका तात्पर्य ये है अगर कोई व्यक्ति अपनी कमाई का जो हिस्सा है वो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि अर्थात उसे बढ़ाने के लिए खर्च करे तो उस पर कोई भी टैक्स सरकार नहीं लेगी। अर्थात जो व्यक्ति है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। जो व्यक्ति किसी विशिष्ट धर्म की वृद्धि में योगदान कर रहा है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लेगा। अर्थात जो धार्मिक संस्था है उन पर कोई भी टैक्स सरकार नहीं लेगी। जैसे कि मंदिर और मस्जिद, मंदिर का जो पैसा है वो मंदिर में ही लगाया जा सकता है, उसी धर्म में लगाया जा सकता है, उससे सरकार टैक्स नहीं लेगी। मस्जिद का जो पैसा है वो मस्जिद में या उसी धर्म की वृद्धि में लगाया जा सकता है, सरकार उस पर कोई भी टैक्स नहीं लेगी। ठीक है। तो जो करों में छूट है वो अनुच्छेद 27 प्रदान करता है। अगला है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 कहता है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, अर्थात ऐसा कोई भी कॉलेज संस्था जो राज्य के द्वारा चलाया जा रही है वहां पर किसी को भी धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात ऐसी कॉलेज या संस्था जो राज्य के द्वारा चलाई जा रही है वहां पर कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं किया जा सकता।
अगर धार्मिक आयोजन किया भी जाता है तो वहां पर किसी को भी धार्मिक आयोजन में उपस्थित होने को बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे कि किसी विद्यालय में रामनवमी का आयोजन किया जा रहा है तो उस विद्यालय के जो अध्यापक हैं वो सभी छात्रों को बाध्य नहीं कर सकते उस आयोजन में शामिल होने को। ठीक है, अगर कोई छात्र उस आयोजन में शामिल नहीं होना चाहता तो वहां से वो जा सकता है, उसको पूर्ण स्वतंत्रता है, ये अनुच्छेद 28 प्रदान करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो अनुच्छेद 25 आस्था और प्रार्थना की हमें आज़ादी प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधक अर्थात धार्मिक आयोजनों की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी में स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है, अर्थात धार्मिक जो संस्था है उन्हें करों में छूट प्रदान करता है। अनुच्छेद 28 किसी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना उपस्थित होने की पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगला है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से और 30 तक है। ये अधिकार अल्पसंख्यक अधिकार भी कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति का संरक्षण। ठीक है, जो अल्पसंख्यक हैं उनको भाषा और अपनी संस्कृति को संरक्षण देने का पूर्ण अधिकार है। ठीक है, जो अल्पसंख्यक हैं वो अपनी भाषा को और अपनी संस्कृति को बढ़ा सकते हैं, उन्हें संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 29 कहता है। अगला है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्था स्थापित करने का पूर्ण अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 30 कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने धर्म की शिक्षा हासिल कर सकते हैं, वे अपने धर्म की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, उनको पूर्ण अधिकार अनुच्छेद 30 प्रदान करता है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है। मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय में जाने का पूर्ण अधिकार है। अगर केंद्र व राज्य सरकार हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं। न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षण व सुरक्षा प्रदान करती है। अगर कहीं पर भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सीधे न्यायालय में जा सकते हैं। न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करती है। ठीक है, इसी से एक प्रश्न बनता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय किस अनुच्छेद को कहा है? तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। तो आपको याद रखना है कि जो संविधान की आत्मा व हृदय है वो अनुच्छेद 32 है। ठीक है, तो हमारे जो मौलिक अधिकार थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर देना और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन SST को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।